बच्चा कर लीजिए लाइन में। हाँ स्टार्ट। Yeah. Okay. So yes, we are live. नमस्ते, DTW24 न्यूज में स्वागत है आपका। मेरा नाम निशा ओझा है और हमारे साथ जिनको आप कैमरे पर देख पा रहे हैं उनका नाम दुर्गेश पाठक है। दिल्ली के जनकपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर कंसल्टेंट है, डॉक्टर है और आज हम इनसे बात करेंगे कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के बारे में, जिसको लेकर के काफी सारे मिथ, काफी सारे बातें हो रही हैं। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा जीत माना जा रहा है ये, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, जिसको लेकर के लगातार सरकार अपनी पीठ को थपथपा रही है कि उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। तो सबसे पहले दुर्गेश जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि कल 16 जनवरी से बहुत बड़ी यहाँ पर जीत मिली है। एक तरीके से हम अगर भारत की बात करें, कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। कई सारे लोग इसको लेकर के बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि क्या ये सेफ होगा या नहीं होगा। कई सारे ऐसे डेटा भी सामने आए कि वैक्सीनेशन के बाद कई लोगों की जान चली गई, वो लोग डर रहे हैं लेने में। तो इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे बस इतना ही रहेगा, क्या ये वैक्सीन सेफ है? जी। ये बिल्कुल सेफ है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन हमारे देश में ये तभी इंट्रोड्यूस होता है जब इसको एक क्लिनिकल ट्रायल वगैरह बहुत सारे ट्रायल के फेज से हम जाते हैं। और इन चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमारे को एक समझना पड़ेगा कि कोई भी वैक्सीन जो हमारे टीका जो मार्केट में उतरता है उससे पहले वो किन किन दौर से गुजरते हैं, आई मीन क्या क्या ट्रायल के उनके स्टेज होते हैं। सबसे पहले हमारा एक प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है कोई भी वैक्सीन के लिए। प्री क्लिनिकल ट्रायल की अगर हम बात करें तो यानी उसमें ह्यूमन ट्रायल हमारा नहीं होता है, एनिमल ट्रायल हम करते हैं। फिर जब हम क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं वो भी हमारे अलग अलग फेज में होता है, जैसे कि फेज 1, फेज 2, फेज 3। ठीक है। फेज 1 में हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उस वैक्सीन की हम टेस्टिंग की सेफ्टी और डोजेस, ये कितने डोजेस हम एक किसी भी आदमी में हम दे सकते हैं। फिर हम फेज 2 पे जाते हैं। फेज 2 हमारा होता है उसी सेफ्टी ट्रायल को हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं कि थोड़ा लार्जर पॉपुलेशन में। और जो हमारा फेज 3 होता है, फेज 3 ट्रायल जो होता है कि एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन, सैंपल साइज हम ज्यादा लेते हैं, उसमें हम उसकी एफिकेसी देखते हैं। एफिकेसी का मतलब कि कितना इफेक्टेड है। फेज 2 तक हमारे एफिकेसी आ ही जाती है, कुछ ना कुछ जरूर इफेक्टेड है, लेकिन क्या ये 60% है, 70% है, 80% है, 90%। तो ये इन तीनों फेज, आई मीन प्री क्लिनिकल फिर क्लिनिकल के तीनों फेज के बाद ही हमारा अप्रूवल मिलता है। और अगर मैं ग्लोबल स्टेटस की बात करूं, मान लीजिए जैसे हमारे इंडिया में भी जो वैक्सीन हमारे अप्रूवल मिले हैं, अगर मैं ग्लोबल की बात करूं तो अगर जो विश्व में भी हमारा क्या है, 203 वैक्सीन, जो इतने भी मैन्युफैक्चरर हैं, 203 मैन्युफैक्चर हमारे वैक्सीन के ऐसे हैं जो अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल में हैं। और इनके अलावा 58 वैक्सीन जो हैं जो हमारे अभी क्लिनिकल ट्रायल के फेज में ही हैं। और इन जो अप्रूवल हुआ है वर्ल्ड में वो हमारे 8 हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा फाइजर का, स्पुतनिक का, मॉडर्ना का। जी, ये जी। ये मॉडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक, ये सब उन्हीं 8 अप्रूव में से है जो कि अभी यूएसए, यूके और भी दुनिया के और भी देशों में ये अभी इस्तेमाल हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि शायद सबको ना मिले, सबके लिए अवेलेबल ना हो, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आप भी जानते हैं। तो कहीं कंपटीशन ना बढ़ जाए, और क्या ये जो वैक्सीनेशन है ये हर लोगों तक पहुंच पाएगा, हर लोगों के लिए अवेलेबल होगा? देखिए, ये अवेलेबिलिटी और फिर इसकी उपलब्धि किन किन लोगों को उपलब्ध होगा, उन चीज के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, एक 7 अगस्त 2020 को एक कमिटी बनाई नेगवेक करके, NEGVAC। नेगवेक अगर हम बोले तो फिर नेगवेक का मतलब होता है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड, और जिसको चेयर करते हैं हमारे नीति आयोग के हेल्थ के मेंबर, और जो भी हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय के जो हमारे मुख्य सचिव होते हैं वो इसको को चेयर करते हैं। तो ये बेसिकली मान वैक्सीन का प्रोडक्शन से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक सब इसी कमेटी के देखरेख में ही होता है, या फिर कौन सा हमारा टारगेट पॉपुलेशन ग्रुप है जिनको हम प्रायोरिटाइज करें। तो इस कमेटी ने भारत सरकार के जो अधीन है, इन्होंने एक टारगेट पॉपुलेशन को प्रायोरिटाइज किया है, जिसमें सबसे पहले हमारा उन्होंने एक हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है, जो आया है। उसके बाद फिर हमारा ये फ्रंट लाइन वर्कर। अगर हेल्थ केयर वर्कर की हम बात करें, उनकी कम से कम संख्या जो भी डाटाबेस अभी भारत सरकार के पास है, अप्रोक्स 1 करोड़ के आसपास है पूरे हिंदुस्तान में, जिनको ये अभी टीका लगने वाला है। फिर दूसरे हमारे जो है फ्रंट लाइन वर्कर, जिनकी संख्या कम से कम हमारी 2 करोड़ है। उसके बाद फिर जो तीसरा ग्रुप जो इस नेगवेक कमेटी ने बनाया है प्रायोरिटाइज के लिए, वो प्रायोरिटाइज एज ग्रुप है। उसमें जितने वैसी पॉपुलेशन जो कि 50 साल से ऊपर की पॉपुलेशन है,
उन सबको ये टीका उपलब्ध कराया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पे। और फिर वैसे लोग जो 50 साल से नीचे हैं लेकिन वो किसी न किसी कोमॉर्बिडिटी के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो गया हमारा, या शुगर वगैरह हो गया, और जो कि ज्यादा प्रोन है कोरोना वायरस के लिए, उनको। तो पहले हमारा अभी फिलहाल इन्हीं 3 जो हमारे कैटेगरी है, टारगेट पॉपुलेशन यही हम बहुत सिंपल तरीके से दुर्गेश जी, हम बहुत सिंपल तरीके से लोगों तक ये चीजें पहुंचाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। हम अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी कल से जो है वैक्सीनेशन का डोज दिया जाएगा लोगों को। यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। उनको इस चीज में कंफ्यूजन है कि कितना ज्यादा डोज लेना है, कितने ड्यूरेशन पे लेना है, यानी कि क्या अंतराल कितना रहने वाला है, इस पर बताइए कुछ। जी देखिए, अगर हम अभी डोज की बात करें तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जो अप्रूवल हमारे भी हिंदुस्तान में मिला है वो 2 तरह की वैक्सीन है। एक है हमारा कोविशील्ड और दूसरा है हमारा कोवैक्सीन। कोविशील्ड आप लोग भी बार बार नाम सुनते होंगे, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे जो है वो उसके मैन्युफैक्चर, इंडियन मैन्युफैक्चर वही है, ठीक, कोविशील्ड का, जो कि कोलैबोरेट ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका नाम की संस्था है, उसके साथ ये कोलैबोरेशन में ये मैन्युफैक्चर कर रही है कोविशील्ड। और दूसरा जो हमारा वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड जो है एक कंपनी हैदराबाद की, वो मैन्युफैक्चर कर रही है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेशन में। और अभी जैसे कि आपने कल बताया, कल से हमारा टीकाकरण एक नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पे शुरू हो रहा है। तो अभी एक कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसे ही उपलब्ध कराया जाएगा। और जहां तक डोज की बात है, इसके मिनिमम अभी दो डोज, पहला डोज अगर मान लीजिए हम 0 डेज में लेते हैं तो फिर नेक्स्ट डोज हमारा जो होगा वो 28 दिन के बाद। ये 2 डोज अभी बहुत ज्यादा जो मैंडेटरी है, 2 डोज ही हम दे सकते हैं। और कई बार जैसे मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि जब से ये हमारे मार्केट में और भी लोगों के लिए उपलब्ध होएगा, तो जैसे कि वैक्सीन का चॉइस 2 है हमारे पास, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। हो सकता है आने वाले दिन में, क्योंकि इंडिया में भी टोटल हमारे 6 मैन्युफैक्चर हैं, जो कि स्पुतनिक भी जैसे हो गया, जाइकोविडी हो गया, जो कि भी पाइपलाइन में है, और नियर फ्यूचर में, क्योंकि वो लोग अभी क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में ही है, उनको अप्रूवल नहीं मिला है। अभी अप्रूवल मिलेगा तो भी मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो हो सकता है कि कई लोग जैसे एक पहला डोज लगवा लिए कोविशील्ड का, फिर बोले नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी एफिकेसी ज्यादा है, दूसरा डोज में कोवैक्सीन का लगा लूंगा। तो ऐसा जो है ये परमिसेबल नहीं है और ये रिकमेंडेड भी नहीं है। अगर आपने पहला डोज जिस वैक्सीन का लगाया है, दूसरा डोज भी आपको उसी वैक्सीन का ही लगाना। हाँ जी, उसी वैक्सीन का दूसरा डोज भी लेना पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों की वैक्सीन का अगर डोज लेते हैं तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? जी बिल्कुल, देखिए साइड इफेक्ट अगर हम कोई भी नॉर्मल वैक्सीन भी लेते हैं, जैसे कि हम छोटे बच्चों में भी देते हैं, तो आप देखते होंगे कि जैसे बीसीजी वगैरह का हमने दिया, या चेचक वगैरह का भी हम देते हैं, उनकी टीकाकरण भी होता है। तो एक माइल्ड फीवर या फिर जहां भी इंजेक्शन का साइट होता है वहां पे भी पेन हमारा होता है। तो ये जो नॉर्मल वैक्सीन के साथ जो साइड इफेक्ट है, वही साइड इफेक्ट इसमें भी है। माइल्ड फीवर हो सकता है, थोड़ा बहुत, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी नॉर्मल टीका का वही भी। अगर मान लीजिए इन केस कुछ और भी, जैसे हाइपोटेंशन वगैरह, जैसे कुछ जगहों पे ये चीज रिपोर्टेड हुआ है, किनको चक्कर आने की शिकायत है, तो जो भी हमारे वैक्सीनेशन के साइट हैं वहां पे एक AEFI मैनेजमेंट सेंटर होता है। AFI हम बोलते हैं कि एडवर्स इफेक्ट जो है हमारा इम्यूनाइजेशन के बाद का, तो वहां पे उस चीज को मैनेज करने के लिए होता है। साइड इफेक्ट जैसे नॉर्मल टीका के साथ माइल्ड फीवर और फिर पेन हमारे इंजेक्शन के साइड पे, इनके साथ भी यही हमारा एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट। अब कोरोना के केसेस जो हैं वो कम होने लगे हैं धीरे धीरे, लोगों में डर भी खत्म हो रहा है, लोग काफी ज्यादा रिलैक्स भी हो चुके हैं इसको लेकर के। अगर आप देखें बाहर, तो जो पहले जब पिक पॉइंट पे था कोरोना, तो जो लोग सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे, मास्क का यूज कर रहे थे, वो सब भी धीरे धीरे अब खत्म हो चला है। लेकिन स्टिल जो लोग रिकवर हो चुके हैं कोरोना से, क्योंकि रिकवरी रेट इंडिया की अच्छी है, ये एक राहत की बात है इंडिया के लिए। तो जो लोग ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं कोरोना से, तो क्या उनके लिए भी वैक्सीन है, उनको भी ये लगवानी चाहिए? देखिए, ये जो वैक्सीन है, इसका मतलब ये नहीं कि जो रिकवर्ड हो गए हैं उनको ये नहीं लगवाना है। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि री इन्फेक्शन के भी बहुत सारे केसेस आए हैं अपने इंडिया में, हिंदुस्तान में भी आए हैं और बाहर के देशों में भी आए हैं। अगर ये वैक्सीन हम लगवा रहे हैं तो एक वैक्सीन आपको एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम देगा। क्योंकि कई लोगों में ये धारणा है कि अगर एक बार मुझे ये कोरोना हो गया तो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक इम्यून सिस्टम ऑलरेडी एंटीबॉडी डेवलप हो गया है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि रिकरेंस भी आया है, रिफ्लेक्स भी आया है। तो वैसे लोगों में भी ये रिकमेंडेड है जिनको ऑलरेडी ये हो चुका है। हालांकि जो अभी ऑलरेडी उससे सफर कर रहे हैं
जी। उनको अभी ये एडवाइस नहीं किया जाता है कि वो उसी समय अगर कोरोना से पीड़ित है और जाके वैक्सीन ले लें, क्योंकि एटलीस्ट उनको 14 डेज जो एक टाइम पीरियड है आइसोलेशन का, उसके बाद ही वो देना चाहिए जब वो रिकवर हो जाए। क्योंकि ऐसा करना, अगर वो ग्रसित हैं तब जा रहे हैं तो वैक्सीनेशन साइट पे हो सकता है वो कोविड और फैलने का चांस हमारा ज्यादा रहता है। अभी आपने बताया था कि जो लोग बीपी से सफर कर रहे हैं या फिर जिनको शुगर है, डायबिटीज है, तो वो उनके लिए ये सेफ है? जी बिल्कुल सेफ है। जो भी कल के डेट में ही हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक गाइडलाइंस आया है कि किस किस कंडीशन में हम दे सकते हैं, किस किस कंडीशन में हम नहीं दे सकते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है, जिस कंडीशन में नहीं दे सकते हैं, उसमें से हमारे बीपी या भी शुगर या भी ऐसे जो कैंसर के भी जो मेडिसिन ले रहे हैं, जो ऑलरेडी उस पर इलाजरत हैं, उन सबको ये लगाया जा सकता है। ऐसे उसमें कोई ऐसे रिवर्स इफेक्ट नहीं है। बट हालांकि ओके। अगर मान लीजिए कोई प्रेगनेंसी है या फिर जैसे कि लैक्टेटिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग जो भी मदर अभी बच्चों को दूध पिला रही है उस वाले स्टेज में है, उस कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेशन, उस कंडीशन में हम इसको ये नहीं दे सकते। मतलब ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ नहीं है? नहीं, सेफ्टी की बात नहीं, ये रिकमेंडेड नहीं है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। रिकमेंड ही नहीं किया गया है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, और छोटे बच्चों को भी? कितने साल तो तक के बच्चों के लिए नहीं है सर ये? ये जो भी अभी वैक्सीन अवेलेबल है, ना कि सिर्फ हम्म। इंडिया में, बाहर में भी 18 साल जी। से 18 प्लस की उम्र में के लोगों में ही ये वैक्सीन दिया जा सकता है। क्योंकि अभी तक जितने भी क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं वो 18 साल से ऊपर के लोगों में ही हुए हैं। अभी छोटे बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल अभी किसी भी वैक्सीन का नहीं हुआ है, ये अभी चल रहा है, ऑनगोइंग ट्रायल। इसीलिए इंडिया में भी हमारा 18 प्लस एज के लोगों में ही कोई ही ये टीका अवेलेबल कराया जाए। अभी एक डेटा पढ़ रही थी सर मैं, जहां पर बात की जा रही थी कि जिन लोगों ने भी ट्रायल किया, जिनको भी डेमो की परमिशन मिल गई थी, उनमें एक डेटा आया है कि ऑलमोस्ट 23 ऐसे लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन के बाद डेथ हो चुका है। तो लोग अब डर रहे हैं इस चीज से। उनको क्या कहना चाहेंगे जिनके मन में अब ये अवधारणा बन गई है कि ये सेफ नहीं है, वैक्सीन नहीं लगवानी? देखिए, क्योंकि ये एक नया नया तरह का वैक्सीन है। अगर मान लीजिए अगर पास्ट हिस्ट्री में भी अगर हम किसी और वैक्सीन की भी बात करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उनकी डेथ हुई है, किस परिस्थिति में हुई है, कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम है या कुछ को मॉर्बिडिटी है, वो अभी तक हमारे को नॉन फिगर नहीं आया है या फैक्ट नहीं आया है कि वो डेथ हमारे इसी कंडीशन की वजह से हुआ है। ठीक है। जी। तो और हम अगर पास्ट की भी बात करें, जो वैक्सीन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है कोरोना के अलावा, हो सकता है उनमें भी कुछ प्रॉब्लम आया हो, बट इसके वजह से ये नहीं है कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्योंकि 2 या 3 केसेज आए हैं। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि फर्स्ट फेज का ट्रायल हमारा फर्स्ट फेज है, फेज 2 है, फेज 3 है, और ये कोविशील्ड हमारे तीनों फेज के ट्रायल के बाद तब जाके अप्रूवल मिला है। और इसकी जो एफिकेसी रेट भी है हमारी 70% है। जो दूसरा भारत बायोटेक वाला वो कोवैक्सीन है, वो अभी सेकंड फेज के ट्रायल में आया, थर्ड फेज का ट्रायल अभी उसका अवेटेड है। लेकिन स्टिल उसको अभी भारत सरकार ने, या जो हमारे डीसीजीआई है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से अप्रूवल मिल गया है। तो अभी शुरुआती के दौर में हमारे को कोविशील्ड ही अवेलेबल कराया जा रहा है। और जहां तक संदेह की बात रही कि लोगों में एक इस बात का डर है या खौफ, इसीलिए हो सकता है सबसे पहले जैसे हम लोग हेल्थ केयर वर्कर हैं, सबसे पहले हमारे हेल्थ केयर वर्कर को ये लगाया जाएगा। तो हो सकता है 10-15 दिन के बाद इसके जो भी रिजल्ट है या कुछ आपको लग रहा है एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, वैसा कुछ होगा नहीं, ये सही रहेगा। बट उनमें विश्वास एक जग जाएगा कि जब हमारे डॉक्टर लगवा सकते हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है, जबकि हमारे नर्सेज लगवा सकते हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है, फ्रंट लाइन वर्कर को नहीं हो रहा है। हो सकता है शायद हमारी सरकार ने इसी संदेह को दूर करने के लिए पहला जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है इनको दिया है। सर ज्यादातर अभी हमें जो लोग हैं वो बिहार के लोग नोटिस कर रहे हैं, हमारा चैनल बिहार बेस्ड है। तो बिहार के लोग, आपको पता है, ज्यादा मतलब एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो उनको समझा पाना एक उस लेवल पे कि क्या ये चीजें किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, या आपको ये वैक्सीनेशन किस तरह से हेल्प आउट करेगा, उन लोगों को अगर आप समझाना चाहें पल के लिए। क्योंकि जितने भी लोगों से हमने बात की या हम जो ग्राउंड लेवल पर देख रहे हैं यहाँ की चीजों का, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है ना वैक्सीन में, ना इस चीज की खुशी है कि हाँ बिहार में वैक्सीन जो है वो पहुंच चुका है और अब हमें इससे निजात मिलने वाला है। तो इन चीजों को लेकर के एक्साइटमेंट नहीं है बिहार के लोगों को, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक निसंदेह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, बिहार के लिए जी। भी और भारत के लिए भी, कि हमारे पास, अगर मैं ये इसका देखूं, हो सकता है कि सरकार इसको मुफ्त में भी मुहैया कराए। अभी जैसे प्लानिंग चल रही है, या अगर मार्केट में भी आते तो, अगर मैं ग्लोबल की भी बात करूं, अगर मैं उनके प्राइस की बात करूं,
कि उनके दाम की बात करूं, जो बाहर के हमारे वैक्सीन हैं उनके कंपेयर में बहुत कम, ना के बराबर ही हमारे यहाँ के वैक्सीन की कीमत है। पर अगर वो अवेलेबल हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात, ये हमारे को एक तरह से एक जो ये बीमारी स्प्रेड होएगा, स्प्रेड होने पे लगाम लगेगा, ये फैलने से भी लगाम लगेगा। जैसे कि सब सब इस कोरोना बीमारी की भयावह को हम सभी देख चुके हैं कि पिछले एक साल से हम लोग कितने हम बेरोजगार हो गए, कितने लोग हमारे बेरोजगार हो गए, कितने लोग की डेथ हुई है, मोर्टेलिटी रेट इतनी हुई है। तो एक छोटा मोटा बीमारी तो था नहीं है, ठीक है, बहुत ही भयावह बीमारी है। और अगर उस बीमारी के निदान के लिए कुछ अगर हमारे पास अभी उपलब्ध है और आ रहा है, वैक्सीन आ रहा है, तो हमें निसंकोच हमें वो जाके लेना चाहिए। जहां तक सेफ्टी और इसकी बात है, मैंने पहले ही बोल दिया कि डॉक्टर ऑलरेडी हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं फ्रंट लाइन में आके काम करते हैं, तो सबसे पहले वही वो वैक्सीन लेंगे। जब वो लेंगे तो जरूर से हमारे जो जो भी हमारी जनता है, आम जनता है, उनमें जरूर एक विश्वास पैदा होगा कि जब हमारे डॉक्टर ले रहे हैं और वो सेफ है तो हम भी सेफ हो सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर भी उन पेशेंट तो नहीं रह रहे हैं। हमारे डॉक्टर तो हो सकता है फिर से कोरोना वार्ड में जाएंगे, खुद खुद उसमें करेंगे, वो उन मरीजों के साथ रहेंगे। तो निसंदेह उनको भी इस बात की खुशी जरूर जाहिर करनी चाहिए, और आने वाले दिनों में जब सरकार उपलब्ध कराएगी तो इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए, वैक्सीन के लिए उनको होगा, प्रेरित करना इसका चाहिए। फायदा होगा लोगों को, और लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। वैक्सीन मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करें तो अभी, और आपको क्या लग रहा है कि अब तक कितनी वैक्सीन की मंजूरी जो है वो सरकार की तरफ से मिल गई है और कितनी होनी बाकी है? क्योंकि सबसे बड़ा जो इंडिया के पास जो चैलेंज है वो है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन कितनी ज्यादा मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, और कितनी सरकार की मंजूरी कितनी मिल चुकी है वैक्सीन के लिए और कितनी मिलनी बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए एक एक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत इस पूरे जो ये अभियान है, एक ये मुहिम है, उसको जो है उसको ये हम कैरी फॉरवर्ड करें सरकार की। इसके लिए ऑलरेडी जो भारत सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके पास एक ईवीआईएन, ईविन हम जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो ऑलरेडी उन्होंने डेवलप कर रखा है। उस इवन जो हमारा नेटवर्क सिस्टम है, उनका उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिकली ये हमारे प्रोवाइड करते हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन वैक्सीन के लिए। जैसे वैक्सीन का स्टॉक कैसा है, उसके स्टोरेज कैसी है, उसकी टेम्परेचर कैसे है, आई मीन टेम्परेचर रेगुलेशन कैसा है। जैसे कि इन 2 वैक्सीन हमारे पास अभी अवेलेबल है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की। जहां तक बात हुई हमारे हिंदुस्तान में अभी जितने भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कितने, जैसे कि मैंने आपको वर्ल्ड का बताया 203 अभी उसमें है, प्री क्लिनिकल ट्रायल में 58 हमारे उसमें है क्लिनिकल ट्रायल में, और 8 की अप्रूवल मिला है। ये हमारा ग्लोबल स्टेटस। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में टोटल अभी हमारे जो कैंडिडेट हैं वैक्सीन के, वो 6 हमारे मैन्युफैक्चर हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फिर एक जाइकोविडी है। जैसे कोविशील्ड हमारा सीरम इंडिया पुणे है मैन्युफैक्चर, कोवैक्सीन का भारत बायोटेक है, और इन 2 को आपको अप्रूवल मिल गया है। इन 2 के अलावा 4 और भी हैं जो कि अभी क्लिनिकल हमारे उसमें है, ट्रायल के फेज में है। जैसे कि आपका जाइकोविड हो गया, स्पुतनिक जो रसिया वाला है हमारा, वो उसको भी हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। डॉक्टर रेड्डी लैब हैदराबाद है हमारी एक मैन्युफैक्चर कंपनी जो उस चीज को कर रही है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे एक और एनवीएक्स को V2373 करके प्रोटीन सब यूनिट हमारा ये है वैक्सीन है, उसकी उसका भी प्रोडक्शन कर रही है। बट फिलहाल अभी हमारे को जो अप्रूवल मिला है सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन, बस इस ओके, दो तो का ही। इन दोनों ही वैक्सीनेशन की परमिशन मिल चुकी है इंडिया में। लास्ट दुर्गेश जी, जो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी वो यही रहेगा कि वैक्सीन की मंजूरी मिल चुकी है, डेमो की मिल चुकी है, कल से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम नागरिक हैं हमारे देश के, क्या उनके लिए भी ये उपलब्ध है? और जैसे कि आप बात कर रहे थे कि उन लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा, जो गरीब जनता है हमारी, जो जो नहीं अफोर्ड कर सकती, क्या उनके लिए सरकार ये फ्री ऑफ कॉस्ट करने का जल्दी ही प्लान करेगी? या फिर, क्योंकि चुनाव के वक्त बिहार में ये वादा किया गया था कि कोरोना का जो टीका है वो मुफ्त में मिलेगा, तो बहुत सारे लोग आस लगा के बैठे हैं कि ये वैक्सीनेशन जो है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आम लोगों के लिए ये जो वैक्सीन है उसकी मंजूरी कैसे मिलेगी और कब? देखिए, जैसे कि अभी प्रायोरिटाइज हमारा जो पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन, पहले फेज में जैसे हेल्थ केयर वर्कर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया 1 करोड़ हैं हमारे, फ्रंट लाइन वर्कर वो भी 2 करोड़ हैं, और फिर जो हमारे प्रायोरिटाइज एज ग्रुप है जिसमें हमारे 50 साल से ऊपर वाले और 50 साल से नीचे वाले जो किसी न किसी कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ हैं, तो ये टोटल मिला के हमारे को 30 करोड़ जनता हमारी आ जाती है। 30 करोड़ जनता में भी हमारे ये सारे भी आम लोग ही हैं, और इनको अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमारा अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। और जहां तक इन 30 करोड़ के अलावा की बात है,
तो मुझे जहाँ ये सवाल थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग में है, हो सकता है कि कोई भी मंत्रालय के अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव हो या सरकार के कोई रिप्रेजेंटेटिव वो ज्यादा आंसर दे पाएंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है जब 30 करोड़ को ये फ्री ऑफ कॉस्ट में लग रहा है तो बाकी के भी सारे जो भी हमारे जनता है, जो आम नागरिक हैं, उनको भी सरकार शायद मुफ्त में ही मुहैया कराए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास भी है। प्रोसेस क्या होगा सर इसका? देखिए प्रोसेस, जैसे कि मैं एक बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर, हमारा क्या था, हमारे सबका जो डाटा बेस है भारत सरकार के पास ऑलरेडी है, क्योंकि 5-6 महीने पहले ही इन्होंने सारे अस्पतालों के जो अथॉरिटी हैं, प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन को बोल दिया कि आपके पास जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, जो भी हैं, इन सब का एक डाटाबेस हमें चाहिए। हम सबका मोबाइल फोन नंबर, आधार नंबर, ये सारा जो है सरकार ले चुकी है। अब क्या होगा, जैसे कि मैं अभी दिल्ली में कार्यरत हूँ, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, पूरे दिल्ली में ये जो वैक्सीनेशन साइट है 12 साइट है जहां पे ये अभी शुरुआत के दिनों में वैक्सीन दिया जाएगा। उन 12 साइट में से सपोज जैसे मैं बेनिफिशियरी हूँ, मेरे अस्पताल तरफ से मेरा बेनिफिशियरी पहला नाम है, तो मुझे जो इविन जो हमारा ये मॉनिटरिंग सिस्टम है, इंटेलिजेंस नेटवर्क है, एक सरकारी इंटेलिजेंस सिस्टम की तरफ से, मॉनिटरिंग सिस्टम की तरफ से एक एसएमएस आएगा मेरे फोन पे। उस एसएमएस में मुझे बता दिया जाएगा कि इतने तारीख को आपका जो है ये फर्स्ट डोज लगेगा, और ये जो है फिर आपका ये साइट है, ये वैक्सीनेशन साइट ये है और ये है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये वैक्सीनेशन जो है अभी मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। अगर मान लीजिए हमारे हेल्थ वर्कर में से भी कोई अगर नहीं लगवाना चाहे तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं है इस चीज को लगाने के लिए। जैसे मैसेज आया हमारे उस पे मोबाइल पे या इस मोबाइल ऐप पे भी, तो फिर हम उस मैसेज को लेके हम जाएंगे किसी भी वैक्सीनेशन साइट पे। वैक्सीनेशन साइट पे भी क्या है, हमारे वहां पे भी जो अलग अलग वैक्सीन वीओ हमारे होते हैं, वैक्सीनेशन ऑफिसर 1, वैक्सीनेशन ऑफिसर 2, फिर एक वैक्सीनेटर, तीसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर 1 जो होंगे वो उस मोबाइल का मैसेज वेरीफाई करेंगे, फिर वो हमारे को भेजेंगे VO2 के पास। VO2 क्या करते हैं, वो सारा वेरीफाई करेंगे कि ये बेनिफिशियरी यही है, फिर वो वहां से अपने डैशबोर्ड से, कोविन जो डैशबोर्ड है वहां से एक जो एक ओटीपी होता है, ओटीपी हमारे फोन में आएगा, उस ओटीपी को एंटर करने के बाद फिर वो वैक्सीनेटर के पास भेजते हैं, फिर वैक्सीनेटर हमारे वैक्सीन लगाते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद फिर क्या है, एक हमारा वेटिंग एरिया होता है जहाँ पे 30 मिनट्स का वेटिंग जरूरी है, कि मान लीजिए कोई अगर एडवर्स इफेक्ट आया है इम्यूनाइजेशन के बाद, कोई साइड इफेक्ट आया है, तो उस चीज को हम उसी समय मैनेज कर लें एपीआई में। और जब आपका फाइनल फिर सेकेंड डोज होगा, सेकेंड डोज भी आपका उसका भी साइड सेम ही होता है, जो 28 दिन के बाद जब आपका डोज कंप्लीट हो जाएगा, तब एक आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा, डिजिटल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं QR कोड के साथ, जैसे प्रिय डॉक्टर दुर्गेश, आपको कोविड टीका सफलतापूर्वक दिनांक इतना को सुबह इतने बजे और दूसरा डोज इतने बजे आपको दिया गया है। वो फिर मतलब ये पूरा डिजिटल होने वाला है, ये जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा डिजिटल होने वाला है। ठीक है, तो हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया ईविन जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो ईविन की तरह है, और एक कोविन भी है जो गवर्नमेंट एक ऐप जो भी लॉन्च की है, COWIN कोविन भी, कोई आम नागरिक भी उस ऐप को डाउनलोड कर सकता है रजिस्ट्रेशन के बाद। ओके, तो रजिस्ट्रेशन के बाद इस ऐप को डाउनलोड करके आप डिजिटली इससे जुड़ सकते हो, और वैक्सीनेशन जो है वो सब लोगों के लिए है। और अब सरकार जो है वो प्लान यही कर रही है कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था पूरे लोगों से, अपनी पूरी जनता से, कि फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी, वो उस पर सोच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है, मेरा पूरा। हाँ, तो ये हम सब देशवासियों का यही मानना है कि जैसा कि सरकार ने अपनी जनता से ये प्रॉमिस किया है कि जो वैक्सीनेशन है कोरोना का वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, गरीब लोगों तक पहुंचाया जाएगा, हर एक आम नागरिक तक, तो वो उस पर खरा उतरे। हमारे साथ दुर्गेश पाठक जी थे जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने तमाम हमारे सवालों के जवाब दिए, आपकी कंफ्यूजन को क्लियर किया। अगर मैं मोटा मोटी चीज आपको बताऊं तो वो ये था कि प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं, जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से नीचे के, उनके लिए ये टीका, ये वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन जो भी डायबिटीज के पेशेंट है, BP के पेशेंट है, उन सब के लिए ये सेफ होने वाला है। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और प्रेग्नेंट थैंक यू। वैसे भी महिला जो ब्रेस्ट फीडिंग अभी करवा रही है, जो लैक्टेटेड मदर हम जिनको बोलते हैं, जो भी बच्चों को भी जो भी फीडिंग करा रही है ब्रेस्ट फीडिंग, उनमें भी ये रिकमेंडेड नहीं।
ये उनमें भी रिकमेंडेटेड नहीं। ओके, तो हमारे साथ दुर्गेश पाठक थे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि वैक्सीन उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे उनको हेल्प आउट कर सकता है, और सारे प्रोसेस को भी बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू।